कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक मशहूर विचारक और लेखक थे। वो एक फिलोसोफर, एक इकोनॉमिस्ट और एक रेवोल्यूशनकारी भी थे। उन्होंने एक किताब लिखी जिसने अमेरिका की नींव हिला दी। ये यूरोप में औद्योगिक क्रांति का दौर था। हर जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही थीं। लोग अपने गांव और खेतों को छोड़कर शहरों में आ रहे थे। वो इन नई फैक्ट्रियों में काम ढूंढ रहे थे। मार्क्स ने यह बदलाव अपने चारों ओर होते देखा। उन्होंने मजदूरों की जिंदगी को बहुत करीब से देखा और उनका दर्द महसूस किया। उन्होंने देखा कि वे बहुत लंबे समय तक काम करते थे, कभी कभी दिन में 12 या 14 घंटे भी। मार्क्स ने देखा कि फैक्ट्री के मजदूर बहुत खराब हालात में रहते थे। उनके घर छोटे और भीड़भाड़ वाले थे। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि उन्हें भी काम करना पड़ता था। दूसरी ओर इन फैक्ट्रियों के मालिक बहुत अमीर हो रहे थे। वे बड़े बड़े घरों में रहते थे और बहुत आराम की जिंदगी जीते थे। मजदूरों और मालिकों की जिंदगी के बीच का ये बड़ा फर्क कार्ल मार्क्स को बहुत परेशान करता था। उन्हें इस सिस्टम में एक बड़ा अन्याय दिखा। उनका मानना था कि ये सिस्टम ही अमीरों को और अमीर बनाने और गरीबों को गरीब रखने के लिए बनाया गया था। मार्क्स ने अपनी किताब दास कैपिटल में एक नई धारणा को जन्म दिया। दास कैपिटल नाम जर्मन भाषा में पूंजी के लिए है। आसान शब्दों में पूंजी का मतलब वो पैसा, मशीनें और फैक्ट्रियां हैं जिनका इस्तेमाल चीजें बनाने के लिए किया जाता है। दास कैपिटल सिर्फ अर्थशास्त्र के बारे में एक किताब नहीं है। ये एक ऐसे सिस्टम की शक्तिशाली आलोचना है जिसे मार्क्स ने कैपिटलवाद कहा था। ये किताब बेजुबान मजदूरों को आवाज देने की उनकी कोशिश थी। दास कैपिटल का मुख्य विचार समझना काफी आसान है। मार्क्स ने इसे अधिशेष मूल्य, सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत कहा। आइए इसे भारत के एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए, दिल्ली में एक छोटी वर्कशॉप है जो खूबसूरत लेदर के जूते बनाती है। इस वर्कशॉप का मालिक कैपिटल पति है। उसके पास इमारत, लेदर, सिलाई मशीनें और सभी औजार हैं। उसके पास पूंजी है। जूते बनाने के लिए वो एक कुशल कारीगर को काम पर रखता है। ये कारीगर सर्वहारा, प्रोलेटारिएट या मजदूर है। मालिक मजदूर को रोजाना की दिहाड़ी देने के लिए सहमत होता है। मान लीजिए 500 रुपए 8 घंटे के काम के लिए। अब ये कुशल कारीगर बहुत कुशल है। अपने काम के पहले 4 घंटों में ही वो इतने जूते बना लेता है जिससे उसकी अपनी डेली वेज 500 रुपए और लेदर और धागे जैसे कच्चे माल की लागत पूरी हो जाती है। तो 4 घंटों में उसने जो मूल्य बनाया है वह पूरे दिन की उसकी दिहाड़ी के बराबर है। लेकिन क्या वो तब काम करना बंद कर देता है? नहीं, उसे समझौते के अनुसार अपने पूरे 8 घंटे का काम पूरा करना होता है। अगले 4 घंटों में वो और जूते बनाता रहता है। इस अतिरिक्त समय में वो जितने भी जूते बनाता है उनसे अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है। इसी अतिरिक्त मूल्य को मार्क्स ने अधिशेष मूल्य कहा था। ये अधिशेष मूल्य ही पूरे सिस्टम की कुंजी है। इस अधिशेष मूल्य को कौन रखता है? वो मजदूर नहीं जिसने इसे अपनी कड़ी मेहनत से बनाया, बल्कि ये वर्कशॉप का मालिक कैपिटल पति रखता है। मालिक दिन भर में बने सभी जूते बेचता है और उस अधिशेष मूल्य से होने वाले मुनाफे को रखता है। यही मुनाफा मालिक को अमीर बनाता है। तो मार्क्स के अनुसार कैपिटल पति का मुनाफा अनिवार्य रूप से मजदूर का बिना भुगतान किया गया श्रम है। मजदूर को उसके दिन भर के काम के सिर्फ एक हिस्से के लिए भुगतान किया जाता है, बस इतना कि वो जीवित रह सके और अगले दिन काम पर वापस आ सके। मार्क्स ने तर्क दिया कि ये एक उचित लेन देन नहीं है, ये शोषण है। उन्होंने कहा कि पूरा कैपिटलवादी सिस्टम अधिशेष मूल्य बनाने और उसे हथियाने की इसी नींव पर बना है। मालिक हमेशा इस अधिशेष मूल्य को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। वे ऐसा मजदूरों से उसी वेतन पर ज्यादा घंटे काम करवाकर कर सकते हैं, या वे नई तेज मशीनें लगा सकते हैं ताकि मजदूर अपनी दिहाड़ी का मूल्य और भी कम समय में, मान लीजिए 4 के बजाय 2 घंटे में पैदा कर सके। इससे मालिक के लिए अधिशेष मूल्य बनाने के लिए दिन में ज्यादा घंटे बचेंगे। मुनाफे की यही लगातार चाहत पूरे सिस्टम को चलाती है। मार्क्स द्वारा वर्णित दुनिया में पैसा, श्रम और उत्पादन
सभी एक खास तरीके से जुड़े हुए हैं। पैसा सिर्फ हमारी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नहीं है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। कैपिटलवाद में पैसे का मुख्य उद्देश्य ज्यादा पैसा बनाना है। एक मालिक या कैपिटलपति एक निश्चित राशि से शुरू करता है। मान लीजिए मुंबई में एक बड़े बिल्डर के पास 10 करोड़ रुपए हैं। वो सिर्फ इस पैसे को बैंक में नहीं रखता, वो इसका इस्तेमाल उन चीजों को खरीदने के लिए करता है जो मूल्य पैदा कर सकें। वो जमीन, सीमेंट, स्टील और मशीनरी खरीदता है। ये सिस्टम का उत्पादन वाला हिस्सा है। उसने अपने पैसे को पूंजी में बदल दिया है, लेकिन जमीन और सीमेंट अपने आप अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं बना सकते। उसके लिए बिल्डर को श्रम की जरूरत होती है। वो निर्माण मजदूरों, राजमिस्त्रियों, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर को काम पर रखता है। मार्क्स के अनुसार श्रम एक खास वस्तु है। ये खास है क्योंकि ये ही एकमात्र ऐसी चीज है जो अपनी लागत से ज्यादा नया मूल्य पैदा कर सकती है। बिल्डर मजदूरों को रोजाना की दिहाड़ी देता है। जैसा कि हमने पहले देखा, मजदूर कुछ घंटों में अपनी दिहाड़ी के बराबर मूल्य पैदा करते हैं, लेकिन वे पूरे दिन काम करते हैं। इससे बिल्डर के लिए अधिशेष मूल्य या मुनाफा पैदा होता है। इस तरह यह सिस्टम काम करता है। बिल्डर फिर बने हुए अपार्टमेंट बेचता है। उसे अपने मूल 10 करोड़ रुपए वापस मिलते हैं, साथ ही मजदूरों द्वारा पैदा किया गया अधिशेष मूल्य भी, जो उसका मुनाफा होता है। मान लीजिए अब उसके पास 15 करोड़ रुपए हैं। इस नई बड़ी राशि का वो क्या करता है? वो इसे फिर से एक और बड़ा प्रोजेक्ट बनाने में निवेश करता है। पैसे का इस्तेमाल सामग्री और श्रम खरीदने के लिए किया जाता है, जो सामान का उत्पादन करते हैं, जिन्हें फिर ज्यादा पैसे में बेचा जाता है। ये चक्र, जिसे मार्क्स ने MCM पैसा यानी M वस्तु यानी C और ज्यादा पैसा यानी M कहा है, यही कैपिटलवाद का इंजन है। लक्ष्य पूंजी का अंतहीन संचय है। मजदूर के लिए चक्र बहुत अलग है। मजदूर अपनी काम करने की क्षमता अपनी श्रम शक्ति से शुरू करता है। वो इस श्रम को मालिक को दिहाड़ी के बदले बेचता है, जो पैसा है। फिर वो इस पैसे का इस्तेमाल जीवित रहने के लिए जरूरी कमोडिटियों जैसे भोजन और किराए को खरीदने के लिए करता है। उसका चक्र CMC वस्तु यानी C पैसा यानी M वस्तु यानी C है। वो एक वस्तु अपना श्रम बेचता है पैसा पाने के लिए, दूसरी कमोडिटियां जैसे भोजन खरीदने के लिए। वो चक्र को वहीं खत्म करता है जहां से उसने शुरू किया था, केवल अपनी काम करने की क्षमता के साथ, अगले दिन फिर से बेचे जाने के लिए तैयार। वो धन जमा नहीं करता, वो जीवित रहने के चक्र में फंसा रहता है, जबकि मालिक संचय के चक्र में होता है। अपने विश्लेषण के आधार पर कार्ल मार्क्स ने एक भविष्य की फ्यूचर वाणी की और एक नए तरह के शासन का सुझाव दिया। उनका मानना था कि कैपिटलवादी व्यवस्था में अपनी आंतरिक समस्याएं थीं, जो अंततः उसके पतन का कारण बनेंगी। उन्होंने तर्क किया कि मालिकों के बीच लगातार प्रतिस्पर्धा उन्हें मजदूरी कम करने और मजदूरों को मशीनों से बदलने के लिए मजबूर करेगी। इससे मजदूर और गरीब होते जाएंगे और साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या भी कम हो जाएगी जो उत्पाद खरीद सकें। इससे बड़े आर्थिक संकट पैदा होंगे। उनका मानना था कि किसी बिंदु पर मजदूर या सर्वहारा अपने शोषण के प्रति जागरूक हो जाएंगे। मार्क्स ने सुझाव दिया कि जब ऐसा होगा तो मजदूर एकजुट होंगे और क्रांति में उठ खड़े होंगे। वे प्राइवेट ओनरशिप की व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। जिस शासन प्रणाली को उन्होंने बदलने का प्रस्ताव दिया था, उसे अक्सर साम्यवाद या समाजवाद कहा जाता है। इस नई प्रणाली में कारखानों, भूमि या मशीनों के कोई निजी मालिक नहीं होंगे। उत्पादन के सभी साधन, कारखाने, भूमि, उपकरण समाज के सभी लोगों द्वारा सामूहिक रूप से स्वामित्व में होंगे। लक्ष्य अब कुछ व्यक्तियों के लिए लाभ कमाना नहीं होगा। लक्ष्य सभी के लाभ के लिए कमोडिटियों और सेवाओं का उत्पादन करना होगा। इस नए समाज में लोगों और काम के बीच संबंध पूरी तरह से बदल जाएगा। उत्पादन की योजना समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाएगी, न कि लाभ के लिए बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए। सिद्धांत होगा प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसका मतलब है कि हर कोई समाज में अपना योगदान देगा और बदले में हर किसी को एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो चाहिए वो मिलेगा। एक अमीर मालिक वर्ग
और एक गरीब मजदूर वर्ग के बीच कोई विभाजन नहीं होगा। यह एक वर्गहीन समाज होगा जहां संसाधन और धन सभी लोगों के बीच अधिक समान रूप से साझा किए जाएंगे।